कहानी की शुरुआत कर्नाटका और तेलंगाना बॉर्डर पर चिंचोली के जंगलों में होती है और न्यूज़ में बताया जाता है कि पिछले 15 सालों से हर साल इन जंगलों में एक लड़की की लाश मिलती है जिसका सर कटा हुआ होता है। लाश को सफ़ेद साड़ी पहनाकर एक दानव वाले मास्क के साथ फेंका जाता है। पुलिस पिछले 15 सालों से कातिल को पकड़ने में नाकाम रही है और न ही अब तक पुलिस को किसी लड़की का कटा हुआ सर मिला है। यहाँ तक कि पुलिस विक्टिम की पहचान भी नहीं कर पाती। कातिल इतना शातिर है कि वो अपने पीछे कोई भी निशान नहीं छोड़ता। इसी के साथ सफ़ेद साड़ी में हम एक और लड़की को देखते हैं जिसे कातिल ने कुर्सी पर बांध कर रखा है। उसके चेहरे को एक दानव की तरह पेंट कर दिया है। गले में शिवलिंग पत्थर की माला पहनाकर वो लड़की को टॉर्चर कर रहा होता है और फिर इस लड़की को भी जान से मार देता है। सीन यहाँ से कट हो जाता है और दूसरी तरफ हम जॉन फिलिप नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो डिटेक्टिव भास्कर नारायण को ढूंढते हुए विकाराबाद में उसके गांव आता है। जॉन के साथ एक और लड़का भी होता है, मार्क जोसेफ। जॉन फिलिप का फ़ोन चोरी हो गया था तो मार्क ने ही जॉन को डिटेक्टिव भास्कर के बारे में बताया था। वो दोनों गांव में आकर भास्कर के फ्रेंड प्रसाद से मिलते हैं। मार्क के पूछने पर प्रसाद उन दोनों को भास्कर के बारे में बताता है कि आखिर भास्कर डिटेक्टिव कब और कैसे बना। और इसी के साथ सीन भास्कर के बचपन में शिफ्ट हो जाता है। बचपन में भास्कर को खोई हुई चीज़ों को ढूंढना बहुत अच्छा लगता था। वो अपने घर में अपने मम्मी पापा और एक बड़े भाई के साथ रहता था। इसी के साथ उसके घर के बगल में एक लड़की भी रहती थी, लक्ष्मी। भास्कर बचपन से ही लक्ष्मी से प्यार करता था लेकिन लक्ष्मी हमेशा उससे लड़ती रहती है। और एक दिन पूरे गांव वालों को पता चल जाता है कि भास्कर का बड़ा भाई गांव की ही एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता है। उस लड़की का बाप मोहम्मद अली पुलिस वाला था। उनका राज खुलने के बाद दोनों फैमिलीज के बीच में बहुत झगड़े होते हैं लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते और आखिरकार मोहम्मद अली अपनी बेटी की पढ़ाई रुकवा कर उसे घर में ही बंद कर देता है। कुछ दिन बाद गुस्से में भास्कर का भाई उसके घर जाता है लेकिन घर के अंदर जाकर वो देखता है कि किसी ने मोहम्मद अली और उसकी बेटी दोनों को जान से मार दिया है। दोनों के मर्डर के इल्जाम में पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर लेते हैं। कुछ दिन बाद भास्कर का भाई बेल पर बाहर आ जाता है लेकिन अब वो ये सदमा और ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता और आत्महत्या कर लेता है। भास्कर को यकीन था कि उसके भाई ने कोई मर्डर नहीं किया है और अपने भाई की मरने के बाद उसे बेकसूर साबित करने के लिए भास्कर मोहम्मद अली के घर में जाकर एक डिटेक्टिव की तरह जांच करता है। उसे घर की चार दीवारी के पास शिवलिंग पत्थर की एक माला मिल जाती है। इस शिवलिंग पत्थर वाली माला को याद रखना। भास्कर सोचता है कि आखिर मोहम्मद अली के घर में शिवलिंग पत्थर की माला क्या कर रही है। वो भागकर पुलिस वालों के पास जाता है, उन्हें माला दिखाता है और बताता है कि ये मुझे मोहम्मद अली के घर से मिला है। उस दिन घर में कोई और भी आया था लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता और भास्कर के भाई को ही मुजरिम मानकर केस बंद कर दिया जाता है। इसके बाद भास्कर बड़ा होकर पुलिस वाला बनना चाहता था लेकिन बिना चश्मे के भास्कर को सब कुछ धुंधला नजर आता था और लो विजिबिलिटी की वजह से वो पुलिस वाला नहीं बन पाता। जिसके बाद भास्कर डिटेक्टिव बन गया ताकि एक दिन वो मोहम्मद अली और उसकी बेटी के कातिलों को पकड़कर अपने भाई को बेकसूर साबित कर सके। खैर, इधर प्रेजेंट में भास्कर भी जॉन और मार्क से मिलता है। दरअसल जॉन कल रात रिसोर्ट में एक लड़की के साथ था। उसने लड़की के साथ वीडियो भी बनाई थी और अब उसका फोन गायब हो गया था। जॉन को वीडियो लीक होने का डर था इसलिए वो भास्कर के पास आया था। खैर, जॉन फिलिप की इस वीडियो वाली बात को भी याद रखना। भास्कर उससे फ़ोन ढूंढने के लिए अपनी फीस ले लेता है और कहता है कि कल सुबह आकर अपना फ़ोन ले लेना। इसके बाद भास्कर पता लगा लेता है कि जॉन का फ़ोन उस रात गलती से कमरे के बाहर डस्टबिन में गिर गया था जो रिसोर्ट के वॉचमैन को मिला था और उसने एक दुकान पर जॉन का फ़ोन बेच भी दिया था। भास्कर वॉचमैन को अपने साथ दुकान पर ले जाता है और उस फ़ोन को रिकवर कर लेता है लेकिन फ़ोन को वापस करने से पहले प्रसाद उसके फ़ोन से सारा डेटा कॉपी कर लेता है और फिर जॉन को उसका फ़ोन देकर केस क्लोज कर दिया जाता है। इसी तरह से भास्कर की डिटेक्टिव लाइफ मज़े से चल रही होती है और एक दिन पुलिस वालों को जंगल में फिर से एक लाश मिलती है जिसका सर कटा हुआ था, रेप भी किया गया था और दानव वाला मास्क भी बॉडी के ऊपर रखा हुआ था। लाश को देखने के बाद पता चलता है कि विक्टिम के हाथों में 12 उंगलियां थीं
लेकिन मारने से पहले कातिल ने उसकी एक्स्ट्रा फिंगर्स को भी काट दिया था। भास्कर अपने दोस्त इंस्पेक्टर इंदर के साथ क्राइम सीन पर होता है। यही क्राइम सीन पर लक्ष्मी भी आ जाती है। लक्ष्मी एक न्यूज एजेंसी में काम करती है और पिछले 3 सालों से इसी केस पर रिसर्च कर रही है और ये सब मिलकर क्राइम सीन पर सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह इन्हें आज भी कोई सबूत नहीं मिलता। अगली सुबह भास्कर इंदर के साथ पुलिस स्टेशन पर होता है, तभी वहां एक पागल लड़का आता है। वो पुलिस वालों से कहता है कि मेरी बीवी कहाँ है? 3 साल पहले मैंने उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी। अगर तुम लोगों ने उसे नहीं ढूंढा तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। पूछने पर इंदर भास्कर को बताता है कि इस आदमी का नाम गोरखा है। 3 साल पहले इसने अपनी ट्रांसजेंडर गर्लफ्रेंड जो कि नेपाल में गायब हुई थी, उसकी मिसिंग कंप्लेंट यहाँ लिखवाई है। पागल है साला। खैर, कुछ दिन बाद पुलिस वालों को जंगल में कर्नाटका बॉर्डर के पास एक और लड़की की लाश मिलती है। यह एरिया कर्नाटका पुलिस के अंडर में होता है और कर्नाटका पुलिस से सब इंस्पेक्टर शंकराचार्य केस की इन्वेस्टिगेशन करता है। भास्कर और इंदर भी क्राइम सीन पर आ जाते हैं, जहां पर लाश को देखकर भास्कर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसके पैर पर भी वही निशान थे जो कि उसने लक्ष्मी की बहन श्रावणी के पैरों पर देखा था। हॉस्पिटल में जांच करने के बाद यह कंफर्म हो जाता है कि इस बार जंगल में मिलने वाली लाश श्रावणी की है। लक्ष्मी और उसका पूरा परिवार श्रावणी की मौत से बहुत दुखी होता है। इधर पुलिस वाले श्रावणी के मौत की छानबीन शुरू कर देते हैं। कॉलेज में श्रावणी का एक बॉयफ्रेंड भी था, किशोर। इंस्पेक्टर शंकराचार्य किशोर को बुलाकर पूछताछ करता है। किशोर उन्हें बताता है कि उस दिन कॉलेज के बाद मैं उसे लेकर मंदिर गया था, फिर मैंने उसे बस स्टॉप पर ड्रॉप कर दिया। इसके बाद मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ था। भास्कर ठान लेता है कि अब मैं श्रावणी के कातिल को पकड़ कर ही रहूंगा। वो अपने दोस्त प्रसाद और इंस्पेक्टर इंदर की हेल्प से केस की छानबीन शुरू कर देता है। अभी पिछले 3 साल से इसी केस पर काम कर रही थी, तो वो भी अपनी बहन के कातिलों को ढूंढने के लिए भास्कर का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। मास्क की जांच करने पर भास्कर को पता चलता है कि श्रावणी की बॉडी से जो दानव मास्क मिला था वो प्लास्टिक का बना हुआ था, जबकि बाकी के क्राइम सीन पर जो मास्क मिला था वो पीपल की लकड़ी से बना हुआ था। श्रावणी को किसी और जगह पर मारकर एक ऑटो से लाश को जंगल में लाकर फेंका गया था और अब तक कातिल ने जहां जहां पर लाश को फेंका था उसको मैप पर मार्क करने से कुछ इस तरह का निशान बनता है। इसके बाद भास्कर श्रावणी की लाश पर मिले कपड़ों की जांच करवाता है और पता चलता है कि श्रावणी को जो सफेद साड़ी पहनाई गई थी वो भी एक अलग तरह के कपड़े से बना था। इस सब के बाद भास्कर को यकीन हो जाता है कि श्रावणी को मारने वाला असली किलर नहीं है, बल्कि किसी ने उसके मर्डर स्टाइल को कॉपी किया है। आगे की जांच में भास्कर को पता चलता है कि मरने से कुछ टाइम पहले श्रावणी किशोर के साथ एक डॉक्टर की क्लिनिक पर गई थी। भास्कर इंदर और प्रसाद को भी अपने साथ लेकर उस डॉक्टर की क्लिनिक पर जाता है और धमका कर पूछने पर डॉक्टर उसे सारी सच्चाई बता देता है कि मैंने ही श्रावणी के बॉयफ्रेंड किशोर के साथ मिलकर श्रावणी को मारा है। इधर इंस्पेक्टर शंकराचार्य भी किशोर को अरेस्ट कर लेता है और वो लोग दोनों को पुलिस स्टेशन में लाकर पूछते हैं कि आखिर तुम दोनों ने श्रावणी को क्यों मारा। तब किशोर उन्हें बताता है कि श्रावणी प्रेग्नेंट थी। उस दिन मैं श्रावणी को इस डॉक्टर के पास अबॉर्शन करवाने के लिए लेकर आया था, लेकिन इसने पता नहीं उसके साथ क्या किया जिससे कि श्रावणी मर गई। हम दोनों मर्डर केस में फंसना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने सीरियल किलर के बारे में रिसर्च की और उसके स्टाइल को कॉपी करके डॉक्टर ने श्रावणी का सर काटा, उसकी एक्स्ट्रा फिंगर्स काट दी, फिर हमने उसे जंगल में फेंक दिया। श्रावणी का मर्डर केस सॉल्व हो चुका था, लेकिन सीरियल किलर वाला केस अब भी बाकी था। भास्कर के पास अब भी उस केस को सॉल्व करने के लिए कोई क्लू नहीं था। वो अपने घर पर बैठकर केस के बारे में सोच रहा होता है कि तभी भास्कर को याद आता है कि 16वीं लड़की जिसका मर्डर हुआ था, कातिल ने उसकी भी एक्स्ट्रा फिंगर्स को काट दिया था और जब प्रसाद जॉन फिलिप के फोन से उसका वीडियो कॉपी कर रहा था, उस वीडियो में जो लड़की थी उसके हाथों में भी 12 उंगलियां थी। भास्कर एक बार फिर से उस वीडियो को ध्यान से देखता है तो लड़की के गले में वही शिवलिंग पत्थर वाली माला देखता है जो कि हर विक्टिम की बॉडी के पास मिलता था और भास्कर को यही माला बचपन में मोहम्मद अली के घर से भी मिला था।
भास्कर को यकीन हो जाता है कि उसके भाई और सीरियल किलर वाले केस का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। वो अगले ही दिन प्रसाद और इंदर को साथ लेकर जॉन फिलिप के घर जाता है और थोड़ी सी कॉमेडी के साथ जॉन उन्हें बताता है कि उस दिन जब मैं रिसोर्ट में गया तो वहाँ बुर्का पहनकर एक लड़की बैठी हुई थी। मैं उसे अपने साथ लेकर अपने कमरे में गया। मैं उसका वीडियो बना ही रहा था कि तभी बुर्का पहनकर एक और लड़की वहां आ गई। उसने मुझे थप्पड़ मारा और फिर उस दूसरी लड़की को भी लेकर चली गई। जॉन की बात को कंफर्म करने के लिए भास्कर रिसोर्ट के वॉचमैन को भी बुलाकर पूछताछ करता है। तब वॉचमैन उन्हें बताता है कि जॉन ने जो बताया सब सही है, लेकिन जॉन जिस लड़की को लड़की समझकर कमरे के अंदर ले गया था वो कोई लड़की नहीं, ट्रांसजेंडर थी। यह सुनकर भास्कर फिर से जॉन को कॉल करता है और पूछता है। तब जॉन उसे कहता है कि वॉचमैन सच बोल रहा है, मैं जिस लड़की को लड़की समझकर अंदर ले गया था वो असल में एक ट्रांसजेंडर थी। लक्ष्मी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर ऐसा था तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता क्यों नहीं चला, और फॉरेंसिक वालों ने भी हमें इस बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताया। उल्टा रिपोर्ट कहती है कि सभी लड़कियों का रेप करके मर्डर किया गया था। भास्कर, इंदर, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगले दिन भास्कर अपने घर पर होता है। घर पर उसके पापा टीवी पर एक ट्रांसजेंडर का इंटरव्यू देख रहे होते हैं। टीवी पर एक लड़का ट्रांसजेंडर से शादी करने के बाद अपनी प्रेम कहानी बता रहा होता है। वो ट्रांसजेंडर टीवी पर बताती है कि बचपन में मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया था। और ये सब सुनने के बाद भास्कर को समझ में आ जाता है कि आखिर 17 सालों में 17 मर्डर होने के बाद भी कहीं पर कोई भी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई गई। वो लक्ष्मी से कहता है कि अब तक कातिल ने जितनी भी लड़कियों को मारा है वो सब की सब ट्रांसजेंडर थीं, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय एक के, गोरखा। गोरखा ने अपनी ट्रांसजेंडर गर्लफ्रेंड की जो मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी, लेकिन अब भी लोग उसे पागल समझते हैं। दरअसल गोरखा ने पुलिस वालों को बताया था कि उन दोनों के घर वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया था। पैसे कमाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड ने प्रोस्टिट्यूशन शुरू कर दिया था और एक दिन एक लड़की ज्यादा पैसों का लालच देकर उसकी ट्रांसजेंडर गर्लफ्रेंड को लेकर विकाराबाद आ गई थी। लेकिन उसके बाद से गोरखा को भी नहीं पता कि उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है। लेकिन अब भी सवाल यही था कि अगर ऐसा है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सभी विक्टिम्स को लड़की क्यों बताया गया। यह पता करने के लिए भास्कर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर का कंपाउंडर उसे बताता है कि वैसे तो ज्यादातर पोस्टमार्टम डॉक्टर की जगह पर मैं ही करता हूँ, लेकिन जब भी दानव मास्क वाला केस आता है तो डॉक्टर साहब मुझे बॉडी के आसपास भी नहीं जाने देते, तो मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। यह सुनकर भास्कर को समझ में आ जाता है कि जरूर डॉक्टर हमसे कुछ छिपा रहा है, क्योंकि पिछले 15 सालों से एक ही डॉक्टर था जो दानव मास्क वाले सभी केसेस का पोस्टमार्टम करता था। जिसके बाद भास्कर पुलिस वालों को अपने साथ लेकर डॉक्टर के घर जाता है। लेकिन जैसे ही ये लोग घर में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि डॉक्टर ने थोड़ी देर पहले ही सुसाइड कर ली है। मरने से पहले उसने अपने घर से सारे सबूत मिटा दिए थे। डॉक्टर के घर में उन्हें एक कमरा मिलता है। कमरे में दानव वाला मास्क भी रखा हुआ था और सब कुछ देखने से भास्कर समझ जाता है कि डॉक्टर अपने घर में ब्लैक मैजिक जैसा कुछ तो कर रहा था। ये सब कुछ देखकर लक्ष्मी उन्हें मास्क के बारे में अपनी रिसर्च बताती है, जो कि काफी लंबी है, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ। हिंदू मैथोलॉजी में भस्मासुर, जिसे वरदान मिला था कि वो जिस किसी के भी सर पर अपना हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। जिसके बाद भस्मासुर ने देवताओं को ही भस्म करना शुरू कर दिया था। देवताओं में अफरा तफरी मच गई थी। तब भस्मासुर को खत्म करने के लिए ब्रह्मा ने मोहिनी का रूप धारण किया था और उसके सामने नृत्य करते हुए जब मोहिनी ने अपना हाथ सर पर रखा तब भस्मासुर ने भी गलती से अपना हाथ अपने सर पर रख लिया था और खुद ही भस्म हो गया था। लक्ष्मी कहती है कि शायद डॉक्टर अपने घर में उसी भस्मासुर की पूजा कर रहा था। खैर, घर के बाहर डॉक्टर ने अपना फोटो एल्बम जलाया था और आधे जले हुए फोटो एल्बम को देखने के बाद भास्कर को एक लड़की के बारे में पता चलता है जिसे एक आईटी कॉलेज में गोल्ड मेडल मिला था। फोटो में उस लड़की का चेहरा जला हुआ था। जिसके बाद ये सब लोग कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज का रिकॉर्ड देखने पर पता चलता है
कि वो लड़की कोई और नहीं, फॉरेंसिक डॉक्टर रुद्रवेणी है, जो कि आईटी में गोल्ड मेडलिस्ट होने के साथ साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी है। ये सब देखने के बाद भास्कर इंदर से कहता है कि पिछले 17 सालों से हमें कातिल नहीं मिला, क्योंकि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने पुलिस को अंधेरे में रखा था। पुलिस वाले लड़कियों को ढूंढ रहे थे, जबकि मर्डर ट्रांसजेंडर्स का हो रहा था। इसके बाद भास्कर और प्रसाद दोनों रुद्रवेणी के बारे में पता करने के लिए उसके घर जाते हैं। वो एक बड़े से अपार्टमेंट के एक फ्लैट में रहती थी और इसी अपार्टमेंट में उन्हें मार्क भी मिल जाता है, जो शुरू में जॉन के साथ भास्कर से मिलने के लिए आया था। मार्क भी आईटी एक्सपर्ट होता है। रुद्रवेणी अपने घर पर नहीं होती, लेकिन उसके दरवाजे पर डिजिटल लॉक लगा हुआ था। मार्क उस लॉक को हैक करके ओपन कर देता है। तीनों घर के अंदर जाते हैं, लेकिन इधर कॉफी शॉप में बैठी रुद्रवेणी को अपने फोन पर नोटिफिकेशन मिल जाता है। वो अपने घर का कैमरा चेक करती है तो देखती है कि भास्कर के साथ साथ प्रसाद और मार्क भी उसके घर में घुस चुके हैं। रुद्रवेणी तुरंत वहां से अपने घर वापस आने लगती है। इधर भास्कर उसका कंप्यूटर चेक करता है तो उसे सभी विक्टिम्स की डिटेल्स मिल जाती हैं। अब तक 17 ट्रांसजेंडर्स का कत्ल हो चुका था। थोड़ी देर में रुद्रवेणी भी अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। उससे बचने के लिए भास्कर और प्रसाद दोनों छुप जाते हैं। फिर वो दोनों इंदर को भी कॉल करके अपार्टमेंट में बुलाते हैं। दूसरी तरफ रुद्रवेणी कॉल करके किसी को जो भी हुआ सब कुछ बताती है। सामने से एक आदमी उससे कहता है कि युगों से देवताओं और इंसानों ने एक साथ मिलकर इस महायज्ञ को रोकने की कोशिश की है, लेकिन इस बार यज्ञ को कोई भी रोक नहीं सकता। तुम्हें जो काम दिया गया है तुम बस वही करो। थोड़ी देर बाद इंदर और भास्कर रुद्रवेणी के फ्लैट में आते हैं। तब रुद्रवेणी अपने फ्लैट में नहीं होती। मार्क भास्कर को बताता है कि रुद्रवेणी ने दानव लिंगेश्वर को कई सारे ईमेल्स किए थे, जो कि उसके सामने वाले फ्लैट में रहता है। ये लोग सामने वाले फ्लैट को चेक करने के लिए जाते हैं। तब फ्लैट के अंदर एक कमरे में उन्हें रुद्रवेणी की लाश मिलती है, जिसने थोड़ी देर पहले ही खुदकुशी की थी। फ्लैट को अच्छे से चेक करने पर उन्हें इस फ्लैट में भी एक कमरा मिल जाता है, जहां पर भस्मासुर का मास्क रखा हुआ था और वहीं पर एक और ट्रांसजेंडर की तस्वीर के सामने कुछ पूजा की गई थी और दीवार पर कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। यह तस्वीर उसी ट्रांसजेंडर की थी जिसे भास्कर ने इंस्पेक्टर शंकराचार्य के घर पर देखा था। शंकराचार्य ने उस ट्रांसजेंडर मोहिनी चंद्रा को कुछ साल पहले ही अडॉप्ट किया था। नंबर को क्रैक करने पर भास्कर को समझ में आ जाता है कि कातिल आज रात ही मोहिनी चंद्रा का बलिदान देने वाला है। तभी अपार्टमेंट का प्रेसिडेंट भी वहां आ जाता है। भास्कर के पूछने पर प्रेसिडेंट उन्हें बताता है कि 15 साल पहले दोनों फ्लैट्स को दानव लिंगेश्वर नाम के एक आदमी ने खरीदा था। वो भास्कर को अपने बेटे की शादी का फोटो दिखाता है, जिसमें दानव लिंगेश्वर भी था और फोटो को देखते ही भास्कर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं, गांव के बाहर बाइक रिपेयरिंग की शॉप चलाने वाला बाशा है। दूसरी तरफ हम बाशा की शॉप पर गोरखा को देखते हैं। बाशा की सच्चाई से अनजान लक्ष्मी भी गोरखा के पास आती है। वो गोरखा से उसकी ट्रांसजेंडर गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। यह सुनकर बाशा समझ जाता है कि लक्ष्मी को पता चल चुका है कि पिछले 17 सालों से ट्रांसजेंडर्स का ही कत्ल हो रहा है। वो तुरंत लक्ष्मी के सामने ही गोरखा को मार देता है और लक्ष्मी को बेहोश करके अपनी बाइक पर बॉक्स के अंदर डालकर कहीं लेकर जाने लगता है। थोड़ी देर में भास्कर भी इंदर को साथ लेकर बाशा की शॉप पर आता है तो देखता है कि बाशा अपनी शॉप पर नहीं है। ढूंढने पर बाशा उन्हें पास में ही मिल जाता है। वो अब इन सब से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। यहाँ पर बाशा के साथ पुलिस वालों और भास्कर की फाइट होती है। भास्कर कहता है कि तुमने मोहम्मद अली को मारा था, मैं बचपन से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ ताकि अपने भाई को बेकसूर साबित कर सकूं। बाशा भास्कर को बताता है कि एक बार जब मैं एक ट्रांसजेंडर को बुर्का पहनाकर अपने भाई को बलिदान के लिए सौंपने जा रहा था, तब मोहम्मद अली ने उसके गले में शिवलिंग पत्थर वाली माला देख ली थी। और जब मैं गैराज पर नहीं था तब मोहम्मद अली ने मेरे गैराज पर आकर मेरे बारे में सब कुछ पता कर लिया था और इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। लेकिन तुम भी इस महायज्ञ को रोक नहीं सकते। आज रात मेरा भाई यज्ञ पूरा कर लेगा और यज्ञ पूरा होने की खुशी में मैंने तुम्हारी लक्ष्मी को अपने भाई को गिफ्ट किया है। ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। इसके बाद बाशा उसकी आंखों के सामने ही अपनी जान ले लेता है। भास्कर शंकराचार्य के घर पर मोहिनी चंद्रा को बचाने के लिए जाता है।
लेकिन शंकराचार्य अपने घर पर नहीं होता। उसके घर पर भी भास्कर को एक कमरे में भस्मासुर का मास्क मिलता है और यहीं पर एक पत्रिका भी होती है, जिसे पढ़ने के बाद भास्कर को समझ में आ जाता है कि अब तक सभी ट्रांसजेंडर का बलिदान देने वाला कोई और नहीं, शंकराचार्य ही है। इसी के साथ पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट रुद्रवेणी, बासा और शंकराचार्य, यह सब एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं और भस्मासुर के खानदान से ही हैं और सालों से भस्मासुर के ये फॉलोअर्स उसे जिंदा करने का प्रयास कर रहे हैं। भस्मासुर को जिंदा करने के लिए 18 सालों तक एक महायज्ञ करना होता है, जिसमें 17 सालों तक 17 ट्रांसजेंडर्स का सर काटकर उनका बलिदान देना पड़ता है। फिर 18वें ट्रांसजेंडर को उन सभी 17 सरों के साथ जिंदा जलाने के बाद उसकी राख से एक गुड़िया बनाकर पूजा करनी होती है, जिसके बाद ही भस्मासुर जिंदा हो पाएगा। दूसरी तरफ हम शंकराचार्य को देखते हैं, जो कि मोहिनी चंद्रा का बलिदान देने की तैयारी कर रहा होता है और उसे ढूंढते हुए भास्कर भी वहां पहुंच जाता है। भास्कर और शंकराचार्य के बीच काफी देर तक फाइट होती है और आखिरकार भास्कर शंकराचार्य को रोकने में कामयाब हो जाता है। उसका 18 सालों का यज्ञ बर्बाद हो जाता है, जिसके बाद शंकराचार्य भी बाकियों की तरह आग में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। लेकिन मरने से पहले वो भास्कर से कहता है कि तुम भस्मासुर को रोक नहीं सकते, मेरे बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो उसे जिंदा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देंगे। इसके बाद भास्कर को एक कमरे में लक्ष्मी भी मिल जाती है। भास्कर उसे लेकर घर आ जाता है। केस सॉल्व हो चुका था। भास्कर को भी पुलिस की तरफ से मेडल वगैरह दिया जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद भास्कर को एक अननोन कॉल आता है और भास्कर को पता चलता है कि उनकी फैमिली में से एक लड़का रुद्रा जिंदा है और अब वो आगे के इस महायज्ञ को पूरा करने वाला है और वो भास्कर से बदला लेने की भी तैयारी कर रहा है। और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है।